एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं जो भी अपन लोग ने अपने इक्विटी सब्जेक्ट की रीडिंग 5 में डिस्कस किया था, विच इज कंपनी एनालिसिस। देखो, एज एन इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट, अपना सबसे फंडामेंटल जॉब क्या रहता है? एक कंपनी के ऊपर रिसर्च करना और फिर उस कंपनी के ऊपर एक रिकमेंडेशन फॉर्म करना, एक व्यू बनाना कि वेदर दिस कंपनी इज एन अंडरवैल्यूड कंपनी, हेंस बाय इट, इट इज एन ओवरवैल्यूड कंपनी, हेंस सेल इट, इट इज अ फेयरली वैल्यूड कंपनी, हेंस कंटिन्यू टू होल्ड इट। अब जो ये अपन व्यू बनाएंगे, ये अपन एनालिसिस करते हैं कंपनीज के कैश फ्लोज का, फाइनेंशियल पोजीशंस का, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी का, रेवेन्यूज का, ग्रोथ का, प्रॉफिटेबिलिटी का। तो ये जो भी अपन लोग ने एनालिसिस किया, रिसर्च किया, अपन को इसको एक रिपोर्ट में अपने ऑडियंस को इशू करना पड़ता है, जिसको अपन कंपनी रिसर्च रिपोर्ट बोलते हैं, जहां पे अपन बताते हैं कि भाई मेरे हिसाब से, मेरे एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी का ये वैल्यूएशन है और कंपनी के लिए मैं ये रिकमेंडेशन इशू कर रहा हूँ। तो जो रिसर्च रिपोर्ट है वो दो टाइप की होता है। एक होता है इनिशियल रिसर्च रिपोर्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशिएटिंग कवरेज, या फिर इनिशिएशन में जो इशू होता है विच इज अ डिटेल रिसर्च रिपोर्ट, followed by a subsequent research report which is a shorter research report। आपका जो डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट है ये अपन एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। जब अपन इनिशियली एनालाइज करते हैं, कोई कंपनी को एनालाइज करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज मच मोर एक्सटेंसिव और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। इट स्टार्ट विद फ्रंट मैटर, रीजंस फॉर द रिकमेंडेशन, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, इंडस्ट्री ओवरव्यू, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल, देन यू प्रिपेयर द वैल्यूएशन, सम ESG फैक्टर्स दैट यू हैव कंसिडर्ड, एंड लास्ट में क्या की रिस्क है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वैल्यूएशन के ऊपर। जो प्राइमरी ऑडियंस होते हैं आपके डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट की, वो होते हैं एक्सटर्नल ऑडियंस हु आर ऑलरेडी नॉट अवेयर अबाउट द कंपनी। उसके बाद आप इशू करते हो सब्सिक्वेंट कंपनी रिसर्च रिपोर्ट, जहां पे आप अपडेट देते हो अपने प्राइमरी फाइंडिंग्स के लिए, जो कि बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, विच इंक्लूड्स फ्रंट मैटर, रिकमेंडेशन, जिसमें आप खाली समरी बताते हो, एंड उसके बाद क्या क्या रीजंस हुए, क्या क्या चेंजेस के रीजंस थे, आपका एनालिसिस ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएशन एंड रिस्क, क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं रिस्क में एंड उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके नए वैल्यूएशन में। इसके प्राइमरी ऑडियंस कौन है? दोज आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द रिपोर्ट, एंड हेंस यू कैन सी द स्ट्रक्चर इज वेरी शॉर्ट। तो जो स्ट्रक्चर है, कंटेंट है, टोन है, दोनों रिपोर्ट का वो डिपेंड करता है कि वेदर इट इज मेंट फॉर इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज एन इनिशिएशन रिपोर्ट और इट इज अ सब्सिक्वेंट रिपोर्ट। फिर अपन क्या करते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल को एनालाइज करते हैं, जहां पे अपन आंसर करते हैं क्वेश्चंस की, व्हाट द कंपनी इज सेलिंग, टू whom the company is selling, how the company is selling, and at what price the company is selling, and how is the company sourcing its product। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ये चार जगह से मिल सकती है। द फर्स्ट इज कंपनी जो खुद इंफॉर्मेशन रिलीज करती है इन इट्स वेबसाइट, इन इट्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट्स, इन इट्स रेगुलेटरी फाइलिंग्स। फिर एक पब्लिकली अवेलेबल थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, फिर आता है प्रोप्राइटरी अवेलेबल थर्ड पार्टी सोर्सेज जो पेड इंफॉर्मेशन है, जैसे ब्लूमबर्ग वगैरह से, और लास्ट में आपका प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च ऑफ दी ओन एनालिस्ट, जो एनालिस्ट खुद से मार्केट सर्वे करके एनालाइज करके इंफॉर्मेशन निकाल। फिर अपने इवेलुएट करते हैं कंपनी के रेवेन्यू को, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के रेवेन्यू को ड्राइव कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले एनालिसिस अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करते हैं जब भी अपन को कंपनी का रिसर्च रिपोर्ट इशू करना रहता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अपन इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, जहां पे फर्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द रेवेन्यू। दिस एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू कैन आइदर बी डन थ्रू अ टॉप डाउन अप्रोच और अ बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, अपन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज मार्केट शेयर, मार्केट में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, आपका मार्केट में साइज कितना है, ये सारे फैक्टर्स को यूज करके कंपनी के रेवेन्यू को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है बॉटम अप अप्रोच, जहां पे अपन कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, जैसे कंपनी कितना सेल्स करेगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्या प्राइस चार्ज करेगी, डिफरेंट सेगमेंट्स क्या रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करेंगे, इन सारे फैक्टर्स को यूज करके अपन रेवेन्यू ड्राइवर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जनरल वर्ल्ड में दोनों अप्रोचेस को संग में यूज किया जाता है टू इवेलुएट द रेवेन्यू ड्राइवर्स। फिर आता है प्राइसिंग पावर। देखो, कोई भी कंपनी अनलिमिटेड प्राइसेस अपने कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकती। हर कंपनी की प्राइसिंग पावर लिमिटेड होती है। द प्राइस इट कैन चार्ज फ्रॉम इट्स कस्टमर्स इट इज लिमिटेड। नाउ कंपनी के पास कितना एबिलिटी है कि वो प्राइस चार्ज कर सकती है विदाउट अफेक्टिंग इट्स सेल्स, ये डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितनी प्राइसिंग पावर है। ऑब्वियसली डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर विल ऑफर डिफरेंट प्राइसिंग पावर टू द कंपनी। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में जो है कंपनी प्राइस टेकर हो जाती है, अपन लोग ने पढ़ा था। मोनोपोली के केस में कंपनी कोई भी प्राइसेस चार्ज कर सकती है, बिकॉज सिंस इट इज द सोल सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ if it is a highly competitive market, everyone is selling the same product, there is no differentiation, then you have limited pricing power. In a highly competitive market, there is no product differentiation, no low barriers to entry, there are many substitutes available, and the switching cost is also low.
If it is a less competitive market, then company will have some degree of pricing power. The company can raise higher prices without affecting its volume, without affecting its sales quantity. Now, एक तो मार्केट स्ट्रक्चर से अपन एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है कि नहीं। दूसरा, अपन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन से भी एनालाइज कर सकते हैं ये वाला फैक्टर को। देखो, अगर कॉस्ट 15% से बढ़ रहा है पर रेवेन्यू खाली 10% से बढ़ा, इसका मतलब कंपनी पूरा अपना कॉस्ट इंक्रीज पास ऑन नहीं कर पा रही है अपने कस्टमर्स को। जितने से कॉस्ट बढ़ रहा है उतने से रेवेन्यू कंपनीज का नहीं बढ़ रहा है। दिस इज प्रूविंग अ पॉइंट कि भाई कंपनी नोस कि अगर मैं रेवेन्यू 15% से बढ़ाऊंगी तो मेरी सेल्स क्वांटिटी कम हो जाएगी। दिस इज शोइंग दैट द कंपनी हैज वेरी लो प्राइसिंग पावर। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा इजी टू स्विच होगा फॉर योर कस्टमर्स, देयर विल बी लो स्विचिंग कॉस्ट, उतना ज्यादा आपका प्राइसिंग पावर जो है वो लिमिटेड रहेगा। टॉप डाउन रेवेन्यू एनालिसिस में अपन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज करते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ हुआ, मार्केट शेयर हुआ, मार्केट साइज हुआ, टू अंडरस्टैंड द रेवेन्यू ड्राइवर। मार्केट साइज क्या होता है? टोटल रेवेन्यू that can be generated by selling the product in an industry. It is the market size. मार्केट शेयर मतलब उस मार्केट साइज में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, आपने कितना रेवेन्यू सेल किया एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट रेवेन्यू। इसको भी एनालाइज करके, मार्केट शेयर को एनालाइज करके अपन ये देख सकते हैं कि क्या कंपनी के पास एक्स्ट्रा कस्टमर्स आ रहे हैं या फिर कंपनी इज लूजिंग ऑन इट्स कस्टमर्स। यहाँ पे एक चैलेंज आता है कि भाई जब अपन मार्केट साइज को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और सिमिलर प्रोडक्ट्स, ये तीनों में से क्या क्या प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए। तो कॉमन प्रैक्टिस ये बोलती है कि भाई आप आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट्स को एक साथ ग्रुप करो और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स को हटा दो, उनकी एनालिसिस आप अलग से करो। फिर अपन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करते हैं। देखो, कोई भी कंपनी के तीन टाइप के कॉस्ट होते हैं। एक ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट है जो वो इनकर करती है फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर करंट पीरियड। फिर आता है इन्वेस्टिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट इनकर करती है फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर मल्टीपल पीरियड। और फिर फाइनेंसिंग कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स पेमेंट टू द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, टू द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। जो अपन ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी पढ़े, जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस एंड यूएस गैप भी यही क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट करें। फिर अपन कंपनी के कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप्स। फर्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनीज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ आउटपुट। देखो, अगर वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी का कॉस्ट बढ़ रहा है मतलब इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। अगर वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी का कॉस्ट फिक्स है मतलब इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ, ये वाला फॉर्मूला को यूज करके आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो, विच इज क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस द फिक्स्ड कॉस्ट। जब आप क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन करते हो तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलता है। उसमें से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को हटा देते हो तो आपको अपनी कंपनी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। नाउ, अ कंपनी टू बी प्रॉफिटेबल शुड हैव positive contribution margin. Every time you are selling a product, it should contribute positively to your profits, and your quantity should be high enough such that your total contribution margin is high and it can overshadow the fixed cost to generate you an operating profit. फिर जितना ज्यादा कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट को इंक्लूड करती है अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में, उतना ज्यादा कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। अपन लोग ने ये बात पढ़ा है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस formula. A company can increase its degree of operating leverage by including more fixed cost component in its cost structure and decreasing the variable cost component in its cost structure. फिर अपन कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट को बाय नेचर और फंक्शन भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फंक्शन के बेसिस में क्लासिफाई करने का क्या मतलब होता है सर? फंक्शन के बेसिस में क्लासिफाई करना मतलब अपन कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज इनकर्ड। अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो प्रोडक्शन में खर्चा हुआ है तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बना देते हैं। अगर वो सेलिंग में खर्चा हुआ तो उसको अपन सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसजीए एक्सपेंस का पार्ट बना देते हैं। मतलब किस पर्पस के लिए वो कॉस्ट खर्चा किया उसके हिसाब से अपन उसको एक ग्रुपिंग करते हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अपन ईबीआई भी बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दोगे, जैसे एसजी हुआ, आरएनडी हुआ, तो आपका आ जाता है एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। उसमें से जब फिर आप अपना डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन हटा देते हो तो आपके पास बच जाता है ईबीआईटी, विच इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ व्हेन यू divide all these profitability measures by total revenue of the company, you get profitability margins, जैसे कि gross profit margin आया, EBITDA margin आया और आपका operating margin आता है, which is also known as EBIT margin। फिर आता है कि भाई जो मेजर ड्राइवर ऑफ कॉस्ट होते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो क्या होता है? वो आउटपुट होता है। सर, वेरिएबल कॉस्ट हम पढ़े ही है कि वो आउटपुट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगा। पर फिक्स कॉस्ट भी क्या ऑपरेटिंग आउटपुट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। देखो, शॉर्ट रन में तो नहीं होगा बट लॉन्ग रन में योर लेवल ऑफ आउटपुट विल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द फिक्स कॉस्ट।
जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपको नई मशीनरी चाहिए, आपको और स्पेस चाहिए, आपका रेंट बढ़ेगा, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, एंड यू विल सी की योर फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो राइजिंग। फिर एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जो आप जानते हो, इट इज अ डिक्लाइन इन कॉस्ट पर यूनिट एज एंड व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। एक नया कंसेप्ट आया, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप। ये क्या है सर? इट इज डिक्लाइन इन द कॉस्ट पर यूनिट एज एंड व्हेन द scope of your business is increasing, as in when you are entering into multiple business lines, into multiple product divisions। पहले आप खाली एक प्रोडक्ट ए इंडस्ट्री में थे, अब आप चले गए पेंट इंडस्ट्री में भी। जो आपकी एचआर है, जो आपका टेक्निकल टीम है, जो आपकी बैक ऑफिस टीम है, वो तो सेम है। तो अब वो दोनों में पोर्शन होगा, एंड यू विल सी कि भाई योर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बोथ द बिजनेस लाइंस इज डिक्लाइनिंग। फिर आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे इवेलुएट करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल। ये भी अपन लोग ने पढ़ा है कॉर्पोरेट इश्यूज में। अगर कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा है, मतलब कंपनी क्विकली जनरेट कर पा रही है अपने इन्वेंट्री को कैश में, एंड हेंस इट नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल, उसकी लिक्विडिटी अच्छी है। अगर एक कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल बड़ा है, मतलब उसको काफी टाइम लग रहा है अपने इन्वेंट्री को कैश में जनरेट करने के लिए, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी एंड लिक्विडिटी विल बी लो। फिर अपन इवेलुएट करते हैं कंपनी के कैपिटल इन्वेस्टमेंट को एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को। देखो, हर एक कंपनी के सोर्सेज ऑफ कैपिटल कहाँ से आएंगे, उसको कैश कहाँ से मिलेगा? वो कैश जो वो जनरेट करती है फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस, विच इज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर वो जो डेट रेस करती है, जो इक्विटी कैपिटल रेस करती है, और फिर जो वो अपने ओल्ड एसेट्स को सेल करती है, उसमें से भी कुछ कैश आता है। जो भी ये कैश आया, उसको यूज कहाँ करती है? टू अगेन परचेज न्यू एसेट्स, टू फंड देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, to repay their providers of capital, and to pay dividends and repurchase of shares। फिर अपन कैसे इवेलुएट कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो एफिशिएंट है कि नहीं वर्किंग कैपिटल अपने कैपिटल मैनेजमेंट में? अगर वो कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जनरेट कर रही है विच इज एटलीस्ट इक्वल टू और इट इज मोर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब अपन बोल सकते हैं कि कंपनी एफिशिएंट है। जितना इन्वेस्टर्स लोग मांग रहे थे, कंपनी उससे उनको ज्यादा या उतना जनरेट करके दे दे रही है, दिस मीन्स दैट द कंपनी इज एफिशिएंट। फिर जैसे जैसे अपन अपने बिजनेस में डेट को यूज करते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ता है। अपन लोगों ने देखा था, सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेस एज एंड व्हेन योर fixed interest cost, which is out coming from increased debt usage, that is high, your degree of financial leverage is increasing, your financial leverage of the business is increasing। DFL कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। फिर अपन लोग ने एक अनलीवर्ड रिटर्न का कंसेप्ट पढ़ा था विच इज आरओआईसी, जिसमें से अभी अपन लोग ने लेवरेज के इफेक्ट को माइनस नहीं किया है। देन कम्स अ लीवर्ड रिटर्न का कंसेप्ट विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें से अपन लोग ने फाइनेंशियल लेवरेज का जो इफेक्ट होता है, इंटरेस्ट पेमेंट वाला इफेक्ट है, उसको हटा दिया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीवर्ड रिटर्न। आरओई और आरओआईसी के एनालिसिस करके अपन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं। आरओई को अपन और फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कॉजिंग अ चेंज इन द आरओई यूजिंग द डू पॉइंट एनालिसिस, जो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। So this marks the quick revision of this chapter. Very small chapter, but very important from exam point of view. And do solve all the questions. Questions are very tricky. Bye bye everyone.